मेरे पिताजी ने सन 1974 तक वहाँ नौकरी की, पर फिर हेपेटाइटिस की बीमारी के कारण छोड़ दी और उसके बाद वो मेरे साथ मेरठ रहने लगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मेरे पिता श्री हेमचंद्र जोशी हेमदा के नाम से भी जाने जाते थे। दा हिंदी के दादा शब्द का एक संक्षिप्त पर्याय है और उसका मतलब है बड़ा भाई। वे उत्तर रेलवे के खोए हुए सामान के महकमे के इंस्पेक्टर थे। उनकी महाराज जी से मुलाकात तब हुई जब मैं नैनीताल की हनुमानगढ़ी में बाबा जी द्वारा आध्यात्म की दशा में उन्मुख किए जाने के बाद इलाहाबाद वापस लौटा। मैं नया नया भक्त बना था, तो उस उत्साह के कारण मैं हर समय अपने पिता से केवल बाबा जी के साथ हुए अपने अनुभवों की चर्चा करता रहता था। कहाँ तो मेरे पिता ने नैनीताल एक चंचल और फाका मस्त बिगड़े हुए लड़के को भेजा था, और कहाँ उनका लड़का अब धर्म और अध्यात्म की बात कर रहा था। इस बात को वे पचा नहीं पा रहे थे। शुरू में तो वे थोड़ा सतर्क और दूरदर्शिता से काम ले रहे थे, परंतु साथ में चिंतित भी थे कि अभी उनका लड़का इस उम्र का नहीं है कि इस तरह से धार्मिक क्षेत्र में रुचि ले। वे चाहते थे कि मैं अपना वक्त पढ़ाई लिखाई में दूं, ना कि उसके बजाय इस तरह से साधुओं के साथ घूमूं। असल में इस सिलसिले में उन्होंने मुझे आगाह भी किया कि पढ़ाई पर जोर दूं, परंतु मैं क्या करता, क्योंकि बाबा जी के प्रति मेरा आकर्षण बहुत मजबूत था। धीरे धीरे मेरे माता पिता भी बाबा जी से मिलने जाने लगे। बाद में पता चला कि सुधीर मुखर्जी साहब और मेरे पिता स्कूल के दिनों में सहपाठी भी रहे थे। बाबा जी भी मेरे पिता को चाहने लगे और यहाँ तक कि ये भी कहते कि ये तो स्वभाव से संत है। एक मायने में ये बात सही भी थी, क्योंकि मेरे पिता स्वभाव से प्रसन्नचित्त, स्नेहशील एवं मैत्रीपूर्ण स्वभाव के थे, और उन्होंने शायद ही कभी किसी को नाराज़ किया होगा। उनकी पसंद के लेखक थे श्रीमती पर्ल एस बक, डेल कार्नेगी, जैन असिस्टेंट चार्ल्स डिकिंस, और उनकी भाषा और उसका तौर तरीका उन्हीं की तरह का था। शुरू में तो बाबा जी उनसे इधर उधर के काम करवाते, जैसे कि उनके और उनके साथ के लोगों के जाने के लिए रेलवे में रिजर्वेशन आदि। कभी कभार वे उनको आसपास के धार्मिक स्थलों पर भी ले जाते। मेरे पिताजी को बाबा जी के ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं थी। वे बाबा जी के देव स्वरूप को पहचानने लगे थे, पर वो उस सीमा तक भी नहीं जाते कि अपने हृदय के अंदर के उद्गारों को लोगों के सामने प्रदर्शित करें। उनका काम था कि लोगों ने जो सामान रेलवे के द्वारा भेजा है, और यदि वो कहीं गुम हो गया है तो लोगों को मुआवजा देना है। तो इस सिलसिले में उनको तहकीकात
करनी पड़ती थी और इसके कारण दूर दूर तक का सफ़र भी करना पड़ता था। तो जब भी वे शहर में होते और यदि बाबा जी भी तब आए हुए तो वे उनसे मिलने शाम को चले जाते। उनके परिवार के सदस्यों के बाबा जी के साथ किस किस तरह के संबंध थे, वे इस बात से अवगत थे। उनको ये सब कुछ पता रहता था कि उनके अपने परिवार के सदस्यों और बाबा जी के दरमियान क्या कुछ घटता था। यदि वे इस बारे में अपना मत प्रकट या आलोचना भी करते तो बहुत ही मृदुता के साथ नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद सन 1972 में उन्होंने कुछ समय के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की। दरअसल में वो कंपनी बाबा जी के एक प्रिय भक्त की थी और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एक बार जब गर्मियों के दिनों में मेरे पिताजी कैंची में रह रहे थे तब उन सज्जन की मुलाकात मेरे पिताजी से हुई। मेरे पिताजी ने सन 1974 तक वहाँ नौकरी की पर फिर हेपेटाइटिस की बीमारी के कारण छोड़ दी और उसके बाद में वो मेरे साथ मेरठ रहने लगे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।